हेलो गाइस, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। आज फिर न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आपको समझा दिया था कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आना है। इस चैप्टर को पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। मेरे हिसाब से ये चैप्टर आप लोगों ने पहले कर रखा है, आप मेरे साथ सिर्फ एक रिवाइज करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इसको पढ़ा था और कुछ कंसेप्ट उनके मिसिंग थे, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जिनके यूटीज आने वाले हों तो इन बच्चों के लिए, या जिन्होंने अब कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, इन बच्चों को सिर्फ एक 20 मिनट के लिए ये काम करना है और उसके बाद उनका ये चैप्टर कंफर्म हो जाएगा कि हमने कर लिया। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि हमने 40 मार्क्स 42 41 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। जिन बच्चों के लिए मैथ बहुत मुश्किल था, तो वो बच्चे शुरू से अगर इतने ही काम की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज्यादा मार्क्स ले पाएंगे। पहले इतने काम के लिए उनको कंफर्म हो जाना है कि ये काम हमें आ गया, फिर वो नया काम सीखेंगे। क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो रिलेशन एंड फंक्शन हमने न्यू टॉपिक शुरू करा, सिर्फ हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चैप्टर रीड कर रखा है, एक बार काम किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया इसमें दो टॉपिक है आपके, रिलेशन फंक्शन। पेपर में 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स में आपका एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है। अब बड़े क्वेश्चन में हमेशा आज तक सीबीएसई ने क्या किया कि एक दो क्वेश्चन दिए, एक रिलेशन में से एक फंक्शन में से, जो और में आते हैं, चॉइस में आते हैं। आपके चॉइस में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो उन बच्चों के लिए जिनको ये चैप्टर ही टफ लगता है, उन बच्चों को दोनों टॉपिक ना करके एक टॉपिक रिलेशन का उठाना है। तो एक रिलेशन का टॉपिक उठाना है जिसमें आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं और 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। अगर आप इन 8 या 9 क्वेश्चंस पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और सिमिलर क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आज मैं आपका ये टॉपिक करने वाली हूँ, रिलेशन। हम सिर्फ फिलहाल इस टाइम इसी टॉपिक को करेंगे, रिलेशन, क्योंकि मुझे अपने 40 मार्क्स आपको बताने हैं। कैसे आपने कंफर्म कर लेने कि ये 40 मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं जाएंगे। अब वो 40 मार्क्स के लिए आपने एक ही टॉपिक करना है, रिलेशन। अगर आप फंक्शन भी करना चाहें या पूरा टॉपिक दोबारा करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए और मैं आपके साथ दोबारा इस वीडियो में आऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। अब रिलेशन पे आने से पहले कि हम इस टॉपिक को समझे, रिलेशन है क्या, रिलेशन पे आने से पहले आपको दो चीजों को पहले समझना है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कहता है इस ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिख देना, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। कहता मैं अगर ये ब्रैकेट चेंज कर दूं और मैं ब्रैकेट में ये मेंशन कर दूं तो कहता है दिस इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर। आप लोगों को पता है, आपने 11th में पढ़ा है ये ब्रैकेट किसके लिए यूज होती है, सेट के लिए। सो दिस इज नॉट ऑर्डर पेयर। सिमिलरली अगर आप इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख दो तो आप इसको मेंशन कर दो, दिस इज अगेन नॉट ऑर्डर पेयर। क्यों? क्योंकि ये अगेन आपने पढ़ा हुआ है 11th में, किसके लिए यूज होता है? क्लोज ब्रैकेट के लिए, इंटरवल शो करने के लिए। दिस ब्रैकेट आर यूज फॉर क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट इंटरवल। तो अगेन ये ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए जो आपने मेंशन करना है वो आपकी छोटी ब्रैकेट के अंदर दोनों एलिमेंट्स आपके लिखे हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको समझने के बाद कि हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स यू कैन राइट, कम से कम दो तो चाहिए ही, नाम से ही पता चलता है पेयर, पेयर बनना चाहिए आपका। अब इसके बाद आपने करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब आपके पास ए क्या है? एक सेट की फॉर्म में। बी क्या है? एक सेट की फॉर्म में। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सिंपल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट नहीं है, टू सेट्स की प्रोडक्ट है आपकी। अब डेफिनेशन क्या कहती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल क्रॉस। इसको पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ए एंड बी का क्या मतलब हुआ? ए एंड बी का मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर। याद रखिए वो सारे ऑर्डर्ड पेयर, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे सेट में, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। अगेन इस बात को समझने के लिए हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद इसको दोबारा समझते हैं। ए क्रॉस बी, पहले सेट का एलिमेंट 1 फिक्स कर लो दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, पहले ए फिर 1 बी। अगेन दूसरा एलिमेंट लिया 2, दूसरे सेट का एलिमेंट ए देन 2 बी। देखिए सारे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, सारे सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी।
तो डेफिनेशन कहती है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी से हो, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझा, इसके बाद आप इस टॉपिक पे आ जाएंगे रिलेशन। अब रिलेशन नाम से ही पता चलता है, रिलेशन बहुत सारे रिलेशन है, बहन भाई का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, किसी के साथ भी कोई रिलेशन हो, रिलेशन किसी के साथ भी हो, तो बट अंडरस्टूड है इस बात को, आप समझ सकते हो कि दो मेंबर्स का होना जरूरी है तभी एक रिलेशन बनता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मेरा आपके साथ एक रिलेशन है। किस रीजन से आपको समझ में आता है? आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन है, जिस रीजन से आपको समझ में आता है। तो ये सब एक रिलेशन है, लेकिन आपको ये समझ लेना है रिलेशन के लिए दो एलिमेंट्स का होना जरूरी है, दो मेंबर्स का होना जरूरी है। तो आप जब रिलेशन बनाएंगे तो आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, और वो रिलेशन किस कंडीशन पे डिपेंड होगा, आपको वो कंडीशन चाहिए। इतना आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अब रिलेशन, रिलेशन हमने क्या किया, हमें एक सेट दिया हुआ ए, इसने हमें बताया कि ये इस सेट से रिलेट करता हुआ एक रिलेशन, एक कंडीशन, किस कंडीशन पे ये रिलेशन है, ये आपने कंडीशन देखते हुए काम करना है। इसने कहा वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो इस सेट ए को बिलोंग करते हैं, मतलब 1 से लेके 14 तक सारे नेचुरल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। द कंडीशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यू हैव टू प्रिपेयर द रिलेशन हियर। देखिए 3x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू कहां से लेनी है, 1 से लेके 14 तक, वैल्यू y की क्या आनी चाहिए, 1 से लेके 14 तक। हम करते हैं, x इज इक्वल टू 1, 3 into 1 is equal to y, therefore y is equal to 3. X is equal to 2, 3 into 2 is equal to y, therefore y is equal to 6. X is equal to 3, 3 into 3 is equal to y, therefore y is equal to 9. X is equal to 4, 3 into 4 is equal to y, therefore y is equal to 12. X is equal to 5, 3 into 5 is equal to y, therefore y is equal to 15, but 15 not belongs to given set. देखिए ये तब तक आपने वैल्यूज पुट करनी थी जब तक वो सेट ए को बिलोंग करता है। तो अब ये 15 जब आया, जब यही सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, इससे बड़ा एलिमेंट हम नंबर कोई भी पुट कर दे तो वो सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन प्रिपेयर करा। द रिलेशन क्या पुट किया, x1 y3 टू x1 y3, x2 y6, x3 y9, x4 y12. This is your relation. अब काम क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या सीखा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आपने क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद एक रिलेशन आपको गिवन था, किस रिलेशन से ये दो एलिमेंट्स आपस में अटैच थे, आपने उस एलिमेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने रिलेशन ले लिया। इट मींस आपने क्या किया, उसमें से कुछ छांट के आगे आ गए, हो सकता है सारे एलिमेंट्स भी आ जाते, वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा है। तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए आपने एक रिलेशन बना दिया। सिमिलरली अब ये मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसमें आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 to 5। अब कह रहा है कि एक रिलेशन आपने ऐसा बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, y इज डिविजिबल बाय x। इट मींस क्या, कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो आपका पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करना चाहिए, बट नेचुरल है y बाद में है, तो आपका x जो है, जो पहला एलिमेंट लिखेंगे वो दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। तो 1 सबको डिवाइड करता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखो, तो सबसे पहले मैंने पहला एलिमेंट लिखा 1, 1 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करा है। अब अगले एलिमेंट की बात करोगे 2, 2 2 को डिवाइड करेगा और 2 4 को डिवाइड करेगा, दैट्स ऑल। और किसी नंबर को, इनमें सारे ऑड नंबर है, डिवाइड नहीं करेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट मेंशन करेंगे 3, 3 हेयर सिर्फ डिवाइड करता है सिर्फ 3 को। आफ्टर दिस 4 डिवाइड करेगा अपने आप को 4 को, सिमिलरली 5 भी अपने आप को ही डिवाइड करेगा
5 को डिवाइड करेगा। तो ये आपका रिलेशन प्रिपेयर हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये रिलेशन कैसा भी बनाने को दिया जा सकता है और आपने उसको डिपेंड करना, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने रिलेशन प्रिपेयर कर देना है। ये काम था आपका रिलेशन फाइंड आउट करने का। आफ्टर रिलेशन आपको ये फाइंड आउट करना है, अब नया काम आपके लिए क्या था, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं कि इसके टाइप्स कैसे हैं, जो आपको नया काम सीखना है। अब ये जो काम था, अब तक आपने जो भी काम किया, आपने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन कैसे बनाना होता है। अच्छा हाँ, एक आपका ये काम रह गया, नंबर ऑफ सबसेट्स। ये आपने काम किया था, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आप फॉर्मूला लगाते थे 2n। तो नंबर ऑफ रिलेशन, तो आपका नंबर ऑफ, ये जैसे अब 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से अगर कोई आ जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशन डिपेंड करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। नेचुरली आपने देखा ये रिलेशन हमारा कहां से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो नंबर ऑफ रिलेशन कहां डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस हमारे बन सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे। इट मींस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आप इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे मर्जी आप फाइंड आउट कर लें, आप वैसा लिख सकते हैं। तो ये जर्नल कंसेप्ट से इतना मेंशन करिए और उसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लो आप। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन। दीज आर टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हैं तो और भी, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सबसे मैक्सिमम चाहिए। हम पहले इन्हीं की बात करते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन जैसे हमें एक सेट दे रखा है, उसमें मुझे एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जो अपने आप से रिलेट करता है, अपने आप से। इट मींस अगर मुझे एक रिलेशन बनाना है तो 1 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेट होना चाहिए, 3 3 से के साथ रिलेट होना चाहिए। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इनकी डेफिनेशन कहती है R इज इक्वल टू ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, सारे के सारे वो ऑर्डर्ड पेयर x, x where x belongs to, for all x belongs to A, for all x belongs to A। तो डेफिनेशन कहती है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स, इसको कहते हैं फॉर ऑल, सारे के सारे जो गिवन सेट में है वो रिलेशन में हो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ एक आर बनाया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 1 2 2, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप इसको क्या कहेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप इसको कंडीशन देंगे क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, कि 3 तो बिलोंग कर रहा है गिवन सेट में, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, 3 एक गिवन सेट जो हमें दिया था उसमें है, बट इसका ऑर्डर्ड पेयर जो ये अपने आप से रिलेट करे वो रिलेशन में नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप एक और एग्जांपल लो, उसमें आपने एक रिलेशन बनाया जिसमें आपने लिया 1 1 2 2 3 3 एंड एक और एलिमेंट ले लू 1 3। अब आप पूछेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मेरी डेफिनेशन क्या कहती है, मुझे वो सारे एलिमेंट चाहिए जो इस सेट में थे और वो अपने आप से रिलेट होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो 1 1 2 2 3 3, तो ये तीनों हैं 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए थे वो यहाँ है। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मुझे लगता है आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा, जब कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर दे तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सारा जो भी हमें गिवन सेट दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे सबके ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। हाँ जी, एक काम और मुझे आपको समझाना था कि इन क्वेश्चंस में अगर ट्रू है तो आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है। देखो अगर ट्रू है तो ये डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है क्वेश्चन में कि ये ट्रू है, कि ऐसा होता है, तो आपने डेफिनेशन बता देनी है। लेकिन अगर फॉल्स है तो आपका डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा जैसा मैंने यहाँ दिया। क्यों,
जनरल बात। अगर अब मैं बच्चों को अपनी क्लास में ऐसा ही समझाती हूँ कि अगर मान लो कि पीटीएम पे तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं और मैं उन्हें ये कह दूं कि ये बच्चा अच्छा नहीं है या ये बदतमीज बच्चा है या ये कहना नहीं मानता है, तो पेरेंट्स ऐसा नहीं जल्दी से मान सकते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने तो इमेज बहुत अच्छी बनाते हैं। तो हम लोगों को उन्हें बताना पड़ता है कि आप लोगों ने क्लास में क्या किया, तो वो पेरेंट्स को उनको बात समझ में आ जाती है कि हाँ इसमें इस बच्चे की गलती थी। तो यही बात आप लोगों के साथ है। अगर आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है। ट्रू में डेफिनेशन के मार्क्स होते हैं, फॉल्स में एग्जाम्पल के मार्क्स होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ट्रू में डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम्पल से काम करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से कर लो। और बच्चों को इतना समझाने के बाद वो ये सिली मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप रख लेना अपने दिमाग में। इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुना दी कि अगर आप कहेंगे कि ये सही नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है, और अगर आप कहेंगे ये सही है तो आप अगर डेफिनेशन लिख दोगे सही के लिए, वो मानी जाएगी कि इस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो ये तो था आपका रिफ्लेक्सिव का काम, और ये काम आपने तीनों केसेस में ऐसे ही करना है। नहीं के लिए आपको एग्जाम्पल देना है और ट्रू के लिए आपको डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक कहता है कि मान लो कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो आपके आर में रिलेशन में आपके पड़ा हुआ है, जो आपने रिलेशन बनाया उस रिलेशन में अगर ए बी है तो आपको क्या चाहिए कि उसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। अब इसमें सारे एलिमेंट्स की बात नहीं करेगा वो, जैसे इसमें कह रहा था कि 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए, कहता है इसमें सब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मान लो एक रिलेशन आर आपका बना हुआ है, आपके पास 1 2 है तो मुझे उसका उल्टा 2 1 चाहिए, ये कंफर्म है। हाँ, अगर इसके साथ 2 2 पड़ा है तो कोई बात नहीं, 2 2 का उल्टा भी 2 2 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा इसमें कुछ और आ जाए, मान लो मैंने एक आर ओ रिलेट किया, मैंने किया 1 2 2 1 1 3, अगर मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देती हूँ 1 3, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब अगेन, अब इसके लिए आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है कि 1 3 तो बिलोंग करता है आर को, बट 3 1 बिलोंग नहीं करता है आर को, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब वही बात जो आपको मैंने समझाई कि अगर आप कहते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है, और अगर आप कहते हैं ये सिमेट्रिक है तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है कि सार ए बी बिलोंग कर रहा था आर को और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बी, जो जो ए बी इसमें बिलोंग करेंगे। अब आप यहां लिखोगे जो जो ए बी इसमें बिलोंग करते हैं उनका उल्टा भी है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आपको एक डेफिनेशन के अलावा डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी है, आपने एक एग्जांपल दे देना है कि यहाँ जो ये ऑर्डर्ड पेयर पड़ा है हमारे पास 1 3, इसका उल्टा 3 1 यहाँ नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और इसके बाद लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव बच्चों को सबसे ज्यादा करने में परेशानी आती है, इस वजह से आती है या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है और या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो। तो ये खत्म होने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। अगर आप वो 8 या 9 क्वेश्चंस करने के बाद अपना एग्जाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूरा आपको आता होगा और आपके 5 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैंने सेकंड टॉपिक का उठाने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, क्योंकि आप पहले ही मैथ में वीक मान के चल रहे हैं अपने आप को, जबकि नहीं है। और सिर्फ आपकी पढ़ाई में अपनी कमी होने की वजह से आप नहीं टाइम दे रहे हो, इस वजह से आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप फिलहाल अभी रिलेशन टॉपिक उठाओ और रिलेशन को बहुत अच्छे से कर लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मेरे मार्क्स आ गए। अब चलिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर हो, ए बी बिलोंग्स टू आर आपको दे रखा हो एंड बी सी बिलोंग्स टू भी आर दे रखा हो, तो आपको क्या चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई ए बी दे रखा है, बी सी भी दे रखा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। एक तो ये काम होता है, मतलब कि अगर ए बी को बिलोंग करता है, अगर आप मेंशन करते हैं कि ए बी को बिलोंग कर रहा है, ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो आपका ए सी भी रिलेट होना चाहिए। एक तो डेफिनेशन आपको कहती है, तब ये ट्रांजिटिव होगा।
एक बात और भी है जो हमारी एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करी है और उसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे के बात को नहीं समझाया, तो लेकिन आपको करना है क्या कि ए तो बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, बी सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए सी को भी बिलोंग नहीं करेगा। इस कंडीशन में भी ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव के लिए मुझे स्टार्टिंग में 2 पेयर चाहिए। अगर ये 2 पेयर मेरे पास हैं, पहली 2 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये कंफर्म है। अगर ए बी और बी सी 2 कंडीशन गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरी ट्रू हो रही हैं, तो मेरी थर्ड ट्रांजिटिव के लिए मेरे को देखना है कि थर्ड ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर होगा तो ट्रांजिटिव है। इसके अलावा क्या होगा कि अगर ऐसा भी हो कि बी सी को बिलोंग, बी सी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए सी से भी रिलेट नहीं करेगा। अब आप इस चीज को एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया फॉर आर, देखो एक मैंने सेट लिया 1 3, दूसरा एलिमेंट लिया इस सेट के रिलेशन के अंदर मैंने एलिमेंट लिया एक ऑर्डर पेयर 1 3, दूसरा लिया 2 5, तीसरा लिया 7 9। देखो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी। ये कह रहा था ये जहां से शुरू हो रहा है ये वहां बी पे खत्म हो रहा है, अगला बी से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो ये 3 पे खत्म हुआ, यहाँ 3 पे कोई एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट 3 नहीं है। दूसरा ये 5 पे खत्म हो रहा है, तो 5 पे कोई भी सेट स्टार्ट, कोई इस सेट का कोई भी एलिमेंट 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये 9 पे खत्म हो रहा है, कोई भी एलिमेंट 9 पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ए बी बिलोंग्स टू आर तो था, लेकिन बी सी आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा। जब बी सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए सी कैसे करे, हम कैसे बताएं? जब हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, हमें जब यही नहीं मिला तो हम यहां कैसे जाएंगे, कैसे? तो दोनों कंडीशंस आपने देखनी है कि अगर ए बी को रिलेट करता है, बी सी को रिलेट करता है, तो ए सी को रिलेट होना चाहिए। दूसरा, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है लेकिन बी सी को रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए सी को भी रिलेट नहीं करेगा। मतलब हमें अगर पहली 2 कंडीशन नहीं मिलती है, तब उस केस में हम इस कंडीशन को फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसको कुछ शो ही नहीं कर पाए। हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ट्रांजिटिव के लिए आपको नहीं होने के लिए आपको एग्जाम्पल देना था, और जब ये आप यहाँ एग्जाम्पल ही नहीं दे पाएंगे, जब पहली 2 कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो तीसरी कहां से दे पाओगे? तो इस वजह से वो भी क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि हम यहाँ कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव। तो ये आपके 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसके बाद आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन पूछता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या? जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके पास मेनली क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है जिसमें आपको कहा जाता है शो दैट दिस फंक्शन इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें आप पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, फिर सिमेट्रिक की बात करेंगे, फिर ट्रांजिटिव की बात करेंगे, और उसके बाद बता दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है। हाफ मार्क्स इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने के होते हैं, है या नहीं है, और आपको उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सबसे पहले 1.5 मार्क्स इसके दे देते हैं, 1 नंबर इसका हो जाता है, आधा नंबर रिफ्लेक्सिव का हो जाता है, तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। और इसी पे प्रैक्टिस करनी है आप सारे क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इतना लिखिए आप, डेफिनेशन आपको कंफर्म हो, तीनों डेफिनेशन आपने लिखनी है, और उसके बाद काम करते हैं। देखो जरा, चलिए जी, ये अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो जी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। a इज इक्वल टू x बिलोंग टू z, z मीन्स इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर जो इस कंडीशन को बिलोंग करते हैं, सारे वो एलिमेंट जो 0 और 12 के बीच के हों, गिवन बाय r। एक ऐसा रिलेशन दे जो ऑर्डर्ड पेयर मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। सारे वो ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगेन आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, फिर बताना है आपने सिमेट्रिक, फिर आपने बताना है ट्रांजिटिव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। अब यही वाला क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ 4 की जगह 2 भी आ जाता है,
2 का मल्टीपल भी हो सकता है और 4 का मल्टीपल भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन हैं, एक मल्टीपल ऑफ 4, एक मल्टीपल ऑफ 2, और बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है आपका, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैंने बात करी रिफ्लेक्सिव की। डेफिनेशन कहती है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो अपने आप से रिलेट करें और आंसर क्या दें, मल्टीपल ऑफ 4। चलिए जी, हमने देखा लेट x, x बिलोंग्स टू r, मैंने लेट कर लिया, लेट x, x r को बिलोंग करता है। मैंने अपनी डेफिनेशन देखी, मेरी डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि दोनों एलिमेंट सेम हो, x, x मॉडुलस के अंदर दोनों सेम। ए बी की जगह मैंने दोनों को x ले लिया, तो जब हम दोनों एलिमेंट सेम लेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। और 0 हर एक का मल्टीपल होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैंने कहा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना, 0 is multiple of 4, therefore true, thus reflexive। अब यहां मैंने डेफिनेशन ना लिख के उसको काम करके दिखा दिया और जनरल काम करके दिखाया। एक्स एक वेरिएबल पे, कोई मैंने एलिमेंट नहीं लिया, कोई कांस्टेंट नहीं लिया, किसी पे भी मैंने शो नहीं करा, तो जनरल काम कर सकती थी, अदरवाइज मैं डेफिनेशन भी लिख सकती थी। वो मैं किसी और क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन भी लिख के दिखाऊंगी। यहाँ मैंने उसकी जो उसने कंडीशन दी थी उस कंडीशन में वैल्यू पुट करके दिखा दी, एक जनरल वैल्यू एक्स। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सेम आपको ये पैटर्न लर्न कर लेना है, सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ लिखा लेट ए कॉमा बी, यहाँ मैं एक्स एक्स की जगह ए बी ले सकती थी, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या वेरिएबल करते हैं, और यहाँ ए बी था इसलिए मैंने अब ए बी ध्यान दे दिया। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो पहले आपने सिर्फ यही मान लेना है कि जो कंडीशन थी सिमेट्रिक है, तो मैंने क्लियर किया कि ए बी आर को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज। अब ए बी अगर बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जो भी लिखा है आपने आगे वही लिख लेना है, कुछ भी आपने क्रैम नहीं करना है। तो सिमेट्री के लिए आपने ये डेफिनेशन उठाई, पहले ये बिलोंग किया, ये लिख दिया, दिस इंप्लाइज। इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो, नेचुरली मॉडुलस के अंदर अगर आप माइनस कॉमन भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव काम ही करता है, तो इसको लिखा इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 की जगह 4m भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट में आपको लिख के दिखाती हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो और 4m मल्टीपल भी लिख सकते हो। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने इसको कहा b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस ए भी मल्टीपल होगा, तो b माइनस ए अगर मल्टीपल है तो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी किसको बिलोंग करेगा, r को, therefore this is symmetric। तो सिमेट्रिक में ये इस तरह से आपको 4 लाइनें लिखनी है, ये बीच वाली लाइन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इतना काम आपको याद कर लेना, अगर आप पेपर देने जा रहे हो, आपका जल्दी से पेपर है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये 4 लाइंस आपने पहले करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर गिवन कंडीशन मेंशन कर देना, फिर उसका उल्टा कर देना, उसका उल्टा करने के बाद ऑर्डर पर उल्टा कर लेना। स्टार्टिंग करी, पहले आर को बिलोंग करेगा, फिर ये आप कंडीशन मेंशन करना, कंडीशन में ए बी को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस करने के बाद ऑर्डर पेयर को रिप्लेस कर देना बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सेम प्रोसीजर आपने सिमेट्रिक में ऐसे ही हर कंडीशन पे काम करना है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या किया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मैंने क्या कहा, मेरी कंडीशन क्या कहती है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मैंने इसको 4m मेंशन कर दिया, पूरी लाइन नहीं लिखी इस तरह से, आप यहाँ भी इसको चेंज करके 4m लिख सकते थे, इक्वल टू 4m लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया a माइनस बी इक्वल टू 4m एंड सेम b माइनस सी इज इक्वल टू 4n। देखो अब जब भी हम मॉडुलस हटाते हैं, मॉडुलस के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसीलिए a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, क्योंकि आपने मॉडुलस हटा दिया और मॉडुलस में से पता नहीं था वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए जी, ऑन एडिंग दोनों को ऐड किया, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। b से आप b कैंसिल करेंगे, a माइनस बी प्लस माइनस 4 ले लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास m प्लस n।
प्लस माइनस से आप यहाँ मॉडुलस लगा लें, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखो, देयरफॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो सेम ऐसे ही आपने जैसे जैसी कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम किया। आपने पहले कहा ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है। कंडीशन थी मॉडुलस ऑफ दिस दीज डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, तो आपने इसको ला 4m, दिस इज 4n। मॉडुलस हटाया प्लस माइनस, मॉडुलस हटाया प्लस माइनस, दोनों को ऐड किया, बी से आपका बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी। अब आपका ए माइनस सी बिलोंग कर रहा है, ये सॉरी इसमें एक लाइन ये लिख लो, ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो आपने मेंशन किया कि ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर आपका बिलोंग कर रहा है। अब आप मेंशन करेगी एज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore it is an equivalence relation। ये लास्ट की लाइन लिखने के भी एक नंबर आपको दे देते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आपने ये एक्सप्लेन किया तो आपको ये मार्क्स मिल जाते हैं। तो ढंग से अगर आप इसको काम करेंगे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मुश्किल से 2 या 4 बार आपने अगर इन क्वेश्चंस को करा तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। हाँ, इनके साथ एक क्वेश्चन और अटैच कर देते हैं। वो अटैच क्या कर देते हैं वो देखो। अब ये इक्विवेलेंस बनाने को आपको कह देता है कि वन से रिलेटेड एक सेट प्रिपेयर कर दो, वन से रिलेट करता हुआ इक्विवेलेंस सेट। अब वन से रिलेट करता हुआ मतलब क्या कि ए और बी में से एक एलिमेंट वन होना चाहिए और वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 4 का। तो मैंने एक सेट प्रिपेयर करना है। देखो मैंने एक एलिमेंट वन ले लिया, अगर मैं वन लेती हूं तो मुझे दूसरा एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा जो ये 4 का मल्टीपल आ जाए। 0 4 का मल्टीपल है तो दूसरा एलिमेंट मतलब मेरा क्या हुआ, 1 1 0 होता है। तो एक तो मेरा ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा। दूसरा 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 1 आता है। अब मुझे डिफरेंस चाहिए 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मतलब 0 के बाद अगला मल्टीपल 4। 4 के लिए डिफरेंस लेने के लिए मुझे दूसरा एलिमेंट 5 लेना पड़ेगा। 1 और 5, 5 में से 1 माइनस करूं, 4 4 का मल्टीपल। उसके बाद मुझे चाहिए 8 मल्टीपल। 8 के लिए मुझे अगला एलिमेंट लेना पड़ेगा 9। 9 में से 1 माइनस करती हूँ तो आंसर 8 आ जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेना पड़ेगा 8 के बाद 12 मतलब 13। 13 में से 1 माइनस करूं तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 13 नहीं है। तो मेरे ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं फिक्स कर दूं कि पहला एलिमेंट या कोई भी एक एलिमेंट दोनों में से 1 हो तो उनका डिफरेंस मेरा क्या आ जाए, 4 का मल्टीपल। तो ये मेरे 3 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, 1 5 9। अब इतना काम करने के बाद ऐसे ही वो 1 की जगह कोई और एलिमेंट भी आपको दे सकता है। अब आप ये काम खुद करेंगे। अगर यहाँ एलिमेंट आपको 2 दे रखा हो तो आप एक मुझे सेट बना के जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दें कि आपने अगर 2 से रिलेट करता हुआ सेट कौन सा बनाएंगे आप। ये नोट डाउन करिए और फिर हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, लेट n डिनोट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r is a relation on their Cartesian product defined by this condition is given a b r c d। ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मींस कि इसकी वजह से ये ट्रू है और इसकी वजह से ये ट्रू है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये मेरा जो हुआ ए बी आर सी डी, ये अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है। दिस इज वन एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में है, एक ही एलिमेंट है। दिस इज अगेन वन एलिमेंट। तो ये ध्यान रख लेना है आपने, दोनों एक एक एलिमेंट्स हैं। अब मैंने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करी तो मेरा क्या काम हुआ, ये एक एलिमेंट थे तो मैंने कहा लेट, वही काम है आपका, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए बी आर ए बी। देखो एलिमेंट है, ये बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। इसको अगर आप ए बी ले रहे हो तो आपने दूसरा एलिमेंट भी क्या लेना है, सेम। डेफिनेशन कहती है इटसेल्फ से रिलेट होना चाहिए। तो ए बी आर ए बी, इट मीन सी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, सी डी था तो ए, सी को ए से रिप्लेस कर दो और डी को किससे रिप्लेस कर दो, बी से। सी डी था यहाँ पे, सी की जगह ए लिख दो और डी की जगह क्या लिख दो, बी लिख दो। लिख के देखो, ए डी बी प्लस सी। देखो ये डेफिनेशन थी मेरी। अब मैं यही आपको चेंज करके दिखाती हूँ। मैंने अभी पहले यही लिखा जो मुझे गिवन था। देखो अभी मैंने यही लिखा। अब मैंने सी को कहाँ कहाँ रिप्लेस कर देना है, सी की जगह मैंने ए लिख देना है। तो मैंने ये सी हटाया,
सी की जगह मैंने ए मेंशन किया, अगेन मैंने ये सी हटाया, मैंने सी की जगह ए मेंशन कर दिया, डी की जगह बी, अगेन इस डी की जगह आपने क्या मेंशन किया, बी, यहां भी डी है, यहां भी क्या मेंशन किया, बी। देखो तो जो मेरी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। अब यहां देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, बी और ए को मल्टीप्लाई करूं, बट नेचुरल सेम आता है, आपको पता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आता है, एडिशन से भी आंसर सेम आता है, उल्टा पुल्टा जरूर लिखा हुआ है, आंसर सेम आता है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि ये अगर एक एलिमेंट है तो ये भी एक एलिमेंट है, दोनों को सेम लेना है। तो आपने दोनों को सेम लिया, था सी और डी, तो सी की जगह ए लिख दो, डी की जगह बी लिख दो, जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें रिप्लेस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट काम करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक वही काम जो हमने 4 लाइनें डिसाइड की थी, वही काम उसी 4 लाइनों से लिखना है, वही प्रैक्टिस करनी है आपको, काम हो जाएगा। देखो जी, सबसे पहला लेट ए कॉमा बी आर ए सी कॉमा डी, यही लिखा था। वहां हम उस क्वेश्चन में बिलोंग की लैंग्वेज में लिखते थे, यहाँ जैसा है वैसा कि ए बी आर सी डी, ए बी सी डी से ये हमें बिलोंग करता है इस कंडीशन को। दिस इंप्लाइज, जो दे रखा है मेंशन करिए, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। चलिए जी नेक्स्ट उल्टा लिख दो, बी सी को इधर ले आओ, सी बी लिख दो, ए डी को इधर ले आओ, डी प्लस ए लिख दो, इसको उधर ले जाओ, डी ए लिख दो, बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दो। सिर्फ उल्टा लिखना है आपने, क्योंकि मुझे उल्टा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, उल्टा कर दो, सी कॉमा डी आर ए बी, देयरफॉर सिमेट्रिक। हाँ जी बताइए, बात क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो जल्दी से कमेंट करें, फिर हम उसके बाद और दोबारा क्वेश्चंस लेके आएंगे तो दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में आपने ये 4 लाइन ध्यान रखनी है, पहले गिवन और जो दे रखा है आपने लेट किया, फिर आपने यहां से लिखा, फिर इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसको उल्टा लिख दिया, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव बच्चों को बहुत परेशान करता है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सेम लेट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। जैसे आप करते थे, ए बी को बिलोंग करता है, बी सी को बिलोंग करता है, ये एक ही एलिमेंट है, ए बी बी सी, तो आपने एलिमेंट्स उसी फॉर्म में लिखे जो आपकी डिमांड थी। दिस इंप्लाइज, जो इसने कहा वहीं से आ जाओ। ये देखो ये दिया ए बी सी डी, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब यहां से ये ए डी हटाएं, यहां से बी सी हटाएं, इसके नीचे बी सी ले आओ, यहां से इसको कैंसिल करो, इसको इधर ले आओ ए डी, दिस इज इक्वल टू, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, बी अपॉन बी सी करोगे, क्या रह जाएगा आपका 1 बाय सी। सिमिलरली 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, एक मैंने लिख के दिखाया तो बचा 1 बाय सी, 1 बाय डी, 1 बाय ए। इतना काम आपने कर लिया है। अब इस काम के अकॉर्डिंग अब आपके पास ये आ गया, अब आपने क्या कहा कि सी डी आर ई एफ, अब मैं इसको कर रही हूं सी डी आर ई एफ। चलिए जी, अब आपने सी डी आर ई एफ मेंशन करा, इसने क्या किया था, देखो ए और डी, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सी एफ, डी प्लस ई इक्वल टू बी सी, सेंटर वाले दोनों एलिमेंट डी ई, और पहले दोनों को क्या कर दो ऐड। ये तो हमें गिवन था, हमने वैसे ही कर लिया, लेकिन इसमें हमने देखा समझा कि इसने किस पैटर्न से लिखा है, ए बी आर सी डी को लिखा ए इंटू डी ब्रैकेट में बी प्लस सी, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा है, और यहाँ इसका उल्टा, जिनको मल्टीप्लाई किया उनको ऐड कर दिया, जिनको ऐड किया उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका काम हो गया। अब यहाँ से इसका सी एफ हटाओ, यहाँ से डी ई हटाओ, डी ई इधर ले आओ, सी एफ इधर ले जाओ, इसको मेंशन करो इक्वेशन 1। सेम इसको दोनों के नीचे लिखोगे, डी से डी कैंसिल, 1 बाय ई अपॉन डी ई 1 बाय डी, सी अपॉन सी एफ 1 बाय एफ, f upon cf 1 by c. This is equation 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. देखो 1 by c
1 बाय बी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। दिस इज 1 बाय डी, 1 बाय ए, 1 बाय एफ, 1 बाय सी। देखो 1 बाय सी से 1 बाय सी कैंसल, और एक चीज और आपकी कैंसिल होगी, 1 बाय डी से 1 बाय डी कैंसिल। अगेन आप एलसीएम ले लो, ई प्लस बी अपॉन ई बी, सेम हियर ए प्लस एफ अपॉन ए एफ। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, ए एफ इधर ले आए, ए एफ ई प्लस बी इक्वल टू ई बी ए प्लस एफ। थोड़ा सा लगेगा आपको काम, अगर आपने एक बार पहले किए हुए हैं तो आपको बहुत आसान लगेंगे। तो ये मेरी जो डेफिनेशन थी, तो मैंने क्या प्रूव करना था, ए बी आर सी डी आर ई एफ, दिस इंप्लाइज ए बी आर ई एफ। करके देख लो, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर, ये इन्होंने करा ए और एफ, ये रहा ए एफ, बीच वाले दोनों को ऐड किया बी प्लस ये रहा उल्टा, जिनको ऐड किया उनको मल्टीप्लाई कर दो, जिनको मल्टीप्लाई किया उनको ऐड कर दो, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से बैठ के एक बार समझेंगे, एक बार मेरी भी हेल्प लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको समझा दिया, क्वेश्चन आपको मैं देने लगी हूँ, आप मेरे 8 क्वेश्चन, जो भी मैं 8 या 9 क्वेश्चन देती हूँ, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ये पेपर आप में आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के हिसाब से आपका प्रिपेयर हो जाता है और 5 मार्क्स आपके आ जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, दूसरा टॉपिक नहीं भी करेंगे तो भी आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लिख लो, और आज की क्लास यहीं तक। आपके प्यार के लिए थैंक यू, और जल्दी से जल्दी अपना कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज मुझे मेंशन करें, क्या चाहिए आपको नेक्स्ट।